डियर बिकम पार्ट 3 स्टूडेंट्स 2019-2022 सेशन। आज भी आपका मैनेजमेंट का भी पेपर शानदार हुआ। चले बहुत अच्छा। आज अब इनकम टैक्स के कुछ एक थ्योरीज जैसा आप बोले थे, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। और इनकम टैक्स के संबंध में कल के लिए क्लास के लिए एक अहम जानकारी, बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लास्ट में बताएंगे। ठीक, ये अभी सीक्रेट है, सुनते रहिए। पहले थ्योरी। तो आयकर किसे कहते हैं? एकदम बीबीआई आयकर किसे कहते हैं? व्हाट इज इनकम टैक्स? आयकर लगाने के उद्देश्यों का वर्णन करें। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स? देखिए क्या लिखना क्या होगा। टैक्स का जो सिस्टम है इंडिया में, दो टाइप के टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स, आयकर, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। यह किसको देना पड़ता है? वह जो आय एक निश्चित सीमा से अधिक अर्जित करता है। जैसे अभी तक में 2.5 लाख तक कोई टैक्स सालाना कोई अगर कमाता है तो उस पर उसको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके ऊपर में एक निश्चित प्रतिशत के दर से कर देना पड़ता है। जैसे जैसे आय बढ़ता जाएगा ये टैक्स का दर भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। छूट की सीमा अधिकतम 2.5 लाख तक की होती है। ठीक, चाहे आप किसी भी स्रोत से आय अर्जित करें। अब ये कौन कौन से स्रोत है? तो एक इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, चौथा आपको अगर हम लोग देखें इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और पांचवा अगर हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 है में। ठीक, एग्रीकल्चर आय पर यानी कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, हाँ अपवाद सबके संबंध में है। ठीक, अब आयकर के उद्देश्य क्या है? इसमें क्या आपको लिखना होगा कि भाई आयकर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मुख्य आय का जरिया है। इसके पैसे का इस्तेमाल, इस आयकर के पैसे का इस्तेमाल सरकार वेलफेयर यानी कल्याण के लिए करती है। हम लोग का जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, 4 लेन बन रहा है। ठीक, जो आपको वीकर सेक्शन है समाज के, उनकी सहायता के लिए ये पैसे का इस्तेमाल, आयकर का पैसे का इस्तेमाल इन्हीं जगहों पे किया जाता है। ठीक, इसी को आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा। सेकंड है भविष्य निधि, किसे कहते हैं? प्रोविडेंट फंड। एवं भविष्य निधि कितने प्रकार के हैं? बहुत अच्छा। देखिए भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं? तो कोई भी आदमी जो नौकरी कर रहा है, जैसे हम आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हम आपके यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं तो हम रिटायर करेंगे। एक निश्चित समय बाद हम रिटायर करेंगे तो मेरी आर्थिक स्थिति उस समय डबल होगी। कारण कि भैया सवाल होता है हम काम छोड़ देंगे तो हमको सैलरी नहीं मिलेगा। इस वजह से जितने दिन आपका सैलरी का पीरियड है, जितने दिन हम काम कर रहे हैं, चाहे हम प्राइवेट में कर रहे हैं या हम गवर्नमेंट में कर रहे हैं, एक निश्चित प्रतिशत हमको अपने सैलरी का जमा करना पड़ता है। जितना हम जमा करते हैं उतना ही मेरा एम्प्लॉयर यानी जो मेरा नियोक्ता है, जैसे आप मेरे नियोक्ता है, आपके यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम 10% अपने सैलरी का जमा कर रहे हैं, तो आपको भी 10% मेरे नाम पर और हर एक एम्प्लॉय के नाम पर जमा करना होगा। कहाँ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक, इसको इस पैसे पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक निश्चित दर से आपको इंटरेस्ट देती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। जब हम रिटायर कर जाएंगे तब वो पैसा मुझे सारा इंटरेस्ट सहित हमको वापस मिलेगा। इसके संबंध में कुछ प्रोविजंस है, कुछ नियम है जो हम कब निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं।
इस पर मोटा मोटी ये मान के चलिए, ये भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार ने अनिवार्य कर रखा है। ठीक, हर किसी को जमा करना पड़ता है और हर नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करना पड़ता है एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होता है। अब इसमें देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। एक स्टैच्यूटरी वैधानिक प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। ठीक, ये इस टाइप का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से होता है और वैधानिक का मतलब होता है लीगल, इसको करना ही होगा। ठीक, निश्चित रूप से हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड माना जाता है। ठीक है, LIC है, बैंक है, इन जगहों पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट का है रेलवे, यहाँ पर आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिल जाता है। आपको एक बार देखना होगा वो लिस्ट। ठीक है, और ये दूसरा, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हुआ है जो इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब उसकी सहमति दी गई है। ठीक है, जो सेमी गवर्नमेंट हैं उनके संबंध में यह साधारणतः रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। अब आइए, ठीक, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ऐसा मतलब आपको जिसकी मान्यता नहीं मिली है पर एम्प्लॉयर उसको मेंटेन कर सकता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हुआ होता है जिसको इनकम टैक्स कमिश्नर में मान्यता दिया नहीं है पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जमा कर सकता है, उस पर भी एक सर्टेन रूल्स रेगुलेशन लागू होता है। अब आए एक और टाइप का है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कोई भी ये खाता खोल सकता है जो 18 वर्ष या उससे ज्यादा का है। ठीक, ये साधारण तो पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज बैंक जो सरकारी बैंक है उसके ब्रांच में खोला जा सकता है। ठीक है, अब ये 1.5 लाख तक मैक्सिमम 1 साल में जमा होता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट देती है और ये जितने भी प्रोविडेंट फंड है वो भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए होते हैं। ये इतना ही आपको लिखना होगा, थोड़ा आपको अपनी किताब से भी भाई देखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अंतर्गत कौन से मदों पर कर लगाया जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, what are the items on which income tax is charged on income from other sources। जैसा मैंने अभी बताया है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो अन्य स्रोतों से आय के अंतर्गत वह मद हो गया जो बाकी 4 में टैक्सेबल नहीं होगा, जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं हो, जो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है, जो बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं है, जो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है। ठीक, जो किसी भी बाकी 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है, कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, वो ऐसा इनकम जो दूसरे किसी हेड में 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एग्जांपल के तौर पे देखिए, जुआ से जीते, गैम्बलिंग। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और आइए, घुड़दौड़ से जीते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ताश के खेल से जीते, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपके दरवाजे पर बाजार लगता है तो पेठिया जिसको आप बोलते हैं, तो आप पैसा वसूलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, ठीक, और जो गार्डिंग करते हैं उसका भी जो पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके संबंध में भी क्या है, एक पूरी सी लिस्ट बनी हुई है, उसमें एक्सेप्शंस भी है। एग्जाम्पल के तौर पर गौर करके देखिए, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आता है। इसके विपरीत कृषि पर आय, अगर विदेशी भूमि
में से आपका कृषि का आय है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नेपाल में आपकी जमीन है, वहां से कोई कृषि का कार्य आप करते हैं, उससे जो इनकम मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक, अगर किसी विदेशी कंपनी से कोई डिविडेंड लाभांश मिला तो वो टैक्सेबल होगा इस हेड में। ठीक, अगर आप और देखिए मैगजीन में, पत्रिकाओं में लेख लिखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब आए इनको थोड़ा आप लिस्ट 2-4 और देख लेंगे और इसको एक्सप्लेन करना होगा थोड़ा। आयकर का मुख्य आयकर आयुक्त के अधिकार देखिए, इनकम टैक्स कमिश्नर, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उसको वो काम किनके अंतर्गत करते हैं? इस सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत इनको यह राइट होता है कि ये जरूरत पड़ने पर अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, प्लस किसी खास मामले को इनकम टैक्स के किसी खास ऑफिसर को चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच करने के लिए दे सकते हैं। इनकी एक पूरी लिस्ट मैंने लिखा रखी है, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा आपको। ठीक, अब ये पूंजी लाभ किसे कहते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है? बहुत अच्छा, पूंजी लाभ, कैपिटल गेन। आप एग्जाम्पल देखिए, पूंजी लाभ किसको कहते हैं? आपने जैसे एक जमीन, ठीक, 1980 में खरीदा, करेक्ट, 1980 में उसको 50,000 रुपये में खरीदा और आपने उस जमीन को 2022 में 4 करोड़ में बेचा। अब गौर करके देखिए, कहां 50,000 में खरीदा था, 4 करोड़ में बेचा, जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैपिटल गेन है, जमीन के संबंध में। ठीक वैसे ही है ये, आपने रिलायंस का शेयर परचेज किया, रिलायंस का शेयर परचेज किया और साल भर के बाद उस शेयर का दाम बढ़ गया, आप प्रॉफिट कमा लिए, ये जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन है। ठीक, कैपिटल पूंजीगत लाभ। ठीक, पूंजीगत लाभ और भी चीजों से बढ़ सकता है, जैसे आप कोई आपके पास एक बहुत पुराना सिक्का है, तो आपने उस पुराना सिक्का को इंटरनेट पर बेच दिए, कैपिटल गेन है। कोई कलाकृति बेचे, कैपिटल गेन है। सोना बेचे, कैपिटल गेन है। ठीक, पर अगर घरेलू उपयोग के कोई सामान बेचे तो वो कैपिटल गेन नहीं है। जैसे घर का फर्नीचर बेचे, कैपिटल गेन नहीं है। ठीक, तो इसके संबंध में भी पुरानी कलाकृति, एंटिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। कोई पेंटिंग था जो काफी कीमत में बिका, कैपिटल गेन है। ठीक, पर घर का फ्रिज बेचे तो वह कैपिटल गेन नहीं है। घरेलू उपयोग के सामान आपने बेचा है तो कैपिटल गेन नहीं है। पर जमीन, मकान, ठीक, बेचा गया तो यह कैपिटल गेन है। हाँ, इसके संबंध में अपवाद भी है। और देखिए, आयकर किसे कहते हैं, आयकर का इतिहास। तो भैया आयकर किसे कहते हैं वो तो मैंने बताया। इतिहास देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने ये टैक्स लगाया था और डेवलप किसी भी कंट्री में धीरे धीरे इनकम टैक्स को हटा दिया गया, पर अंग्रेजों का वह टैक्स, ठीक, आज भी इंडिया में चला आ रहा है। सच्चाई यही है, और देखिए समय समय पर ये इसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, और इसमें फाइनली 1961 में आजाद भारत में, ठीक, पार्लियामेंट ने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास किया। ये 1961, इस बीच में, ठीक, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, पर जो लेटेस्ट हम लोग पढ़ते हैं वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पढ़ते हैं। ठीक, केंद्र सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑथोराइज होता है, उसको अधिकार होता है कि टाइम टाइम पर जरूरत, आर्थिक मुताबिकों के अनुसार और आर्थिक जरूरतों के अनुसार, देश की आर्थिक जरूरतों के अनुसार
वो इनकम टैक्स के रेट में, नियमों में बदलाव ला सकता है। तो आपकी ऐसे ही हिस्ट्री साथ में दी हुई है, थोड़ा सा आपको एक बार आपको केवल पढ़ लेना पड़ेगा। ठीक, डेट, दो चार डेट भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मेजर कब कब मुख्य रूप से परिवर्तन हुआ है। ठीक, अब लास्ट कल इनकम टैक्स का जो हम बता रहे थे सीक्रेट, तो कल 10 बजे हम लोग मिलेंगे सुबह में। निश्चित आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनाना बहुत आसान है। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजीली बनाया जा सकता है और 3 इसमें से 3 क्या 4 5 तक भी हम उम्मीद करते हैं ठीक, जो आपको थ्योरी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कल हम लोग 10 बजे हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। थैंक यू, कमेंट निश्चित कीजिएगा। थैंक यू।